हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन दिस सेशन। आपका फिर से स्वागत है कंपनी लॉ की क्लास में। और कहाँ तक थे हम, ये तो हमें देखना पड़ेगा। उसके आगे जो है आज कंटिन्यू करेंगे। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं 101% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको लगेगा इतना सारा है, इतना सारा, इतना सारा है। एक एक लाइन स्टडी मटेरियल की कर रहे हैं जो शायद कहीं होती भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये स्वाभाविक है, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और हमें समझ में नहीं आ रही, याद नहीं हो रही है। हो गई ना। आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा ना, कैसे याद होगा? कोई कोई 500 पेजेस कोई रट सकता है क्या? एक बार काउंट करें आप कितने पेजेस हम पढ़ रहे हैं, एक एक आप काउंट करें। जैसे इसमें 38 पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं, उसके बाद आपको पता लगेगा। मुझे मालूम है, ये तो मैं करवा रहा हूँ, ऐसे करवाने के लिए करवा रहा हूँ स्टडी मटेरियल। एग्जाम के लिए जो है 1 डे रिवीजन बिफोर एग्जाम मुझे देना ही देना है कि भैया ये कर लो, काम खत्म, एग्जाम पास हो जाएगा, उतना कर लो आप। फिर भी चलिए, आप ये तो चलो सारा अटेंड कर ही लीजिए जो क्लासेस हैं। एक बार स्टडी मटेरियल जो है उसे तो गो थ्रू कर ही लीजिए आप। और फिर वेट करिएगा 1 डे रिवीजन बिफोर एग्जाम का। अप्रैल मंथ में ज़रूर देखिएगा, 2-3 दिन निकाल लीजिएगा रिवीजन के लिए। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, सेक्शन 137। मतलब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो कॉपी है वो आरओसी को फाइल करनी होती है, उसके बारे में जो है सेक्शन 137 में प्रोविजंस लिखे हैं। अब वो जो प्रोविजंस जो लिखे हैं नीचे, वो सारे प्रोविजंस आपको यहां पर भी बनाकर दे रखे हैं। अगर तो आपकी एजीएम होती है, उस केस में क्या होगा? एजीएम का जो टाइमलाइन है तब तक एजीएम नहीं होती है, तब क्या होगा? अगर आपकी एजीएम होती है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। यहाँ जो सीएफएस लिखा है उसका मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपकी सब्सिडरी है तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपने इनकॉर्पोरेट कर कर पूरी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाई है, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स। तो आपकी खुद की भी, और अगर कंसोलिडेशन लगता है कंसोलिडेट करी है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो भी, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पीछे जो अनेक्स होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट जो उसके पीछे अनेक्स होते हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स भी आपको जो है सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अगर मेंबर जो हैं अडॉप्ट कर लेते हैं ये सारे के सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इन देयर एजीएम। अडॉप्ट करने का मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, अडॉप्टेड बोलते हैं ना कि हमने प्रेजेंट करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर्स ने अडॉप्ट करी। उस केस में जो है 30 दिन में एजीएम के आप ये फाइल करेंगे। अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो अनअडॉप्टेड रह जाती है एजीएम में, या एजीएम नहीं हो पाई, एडजॉर्न मीटिंग हुई, उसमें अडॉप्ट नहीं हो पाई, कुछ भी कारणवश अनअडॉप्टेड रह जाती है, जो बाद में डेफिनेटली अडॉप्ट करी जाएगी सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में। पर एक बार जो है अनअडॉप्टेड हो गई है, उस केस में भी आप आरओसी को जो है एजीएम के, या जो भी मीटिंग हुई जिसमें जो है आपने कंसीडर किया और उसे आप अडॉप्ट नहीं करते हैं, उसे आप नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखते हैं कि अडॉप्ट हम करेंगे कुछ करेक्शन के बाद या कुछ चीज़ों के बाद। उस केस में आप 30 डेज में फिर भी जो है फाइल करेंगे ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। और आरओसी जो है उसको मतलब अपने रिकॉर्ड्स में रखेगा जो भी फाइल करा गया है, बट उसे प्रोविजनल की तरह ट्रीट करेगा। फाइल करना जरूरी है। अब जब फर्दर जो है एडजॉर्न मीटिंग होगी जिसमें एक्चुअली में आप अडॉप्ट करेंगे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आफ्टर द करेक्शन या जो भी चेंजेस की जरूरत है उसके बाद, तो उसके बाद आप जो है ओरिजिनल भी जो है उसकी कॉपी भी आप फाइल कर देंगे। जो फाइनलाइज्ड अकाउंट्स होंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होगी, अनेक्चर्स होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आप आरओसी को फाइल कर देंगे 30 दिन में, जिस मीटिंग में एक्चुअली में अडॉप्ट करेंगे। एजीएम हुई नहीं सर, हुई अडॉप्ट नहीं करा, क्या था? हुई अडॉप्ट किया तब क्या था? हुई नहीं एजीएम तब क्या करेंगे? सेक्शन 137 सब सेक्शन 1 हो गया, सब सेक्शन 2 ये बात बोलता है आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, रीजंस है कि आपने एजीएम क्यों नहीं करवाई, वो सभी आपको आरओसी को फाइल करने पड़ेंगे। जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी, द डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, उस दिन से 30 डेज में, उस दिन से 30 डेज में आपको फाइल तो करने पड़ेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स, और साथ में रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों फाइल नहीं करी। तो ये चीजें हो गई, और यही सारी बातें जो है यहां लिखी है कि 30 डेज में आपको जो है फाइल करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज जो है उन्हें ई फॉर्म AOC4 XBRL फॉर्म में, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज का फॉर्मेट होता है XBRL, जिसमें मैंने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अपलोड करी थी सॉफ्टवेयर से। तो ये जो काम है XBRL में जो फाइल करना होता है, ये कुछ कंपनीज को करना जरूरी है
जो कंपनीज लिस्टेड हैं और उनकी सब्सिडरीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऑल कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस, इन चारों कंपनियों को जो है XBRL में जो है अपनी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सॉफ्टवेयर ओपन होता है, बैलेंस शीट का डेटा अपलोड होता है, P&L का अपलोड होता है, नोट्स टू अकाउंट्स अपलोड होते हैं, सब कुछ अपलोड होता है, ऑडिटर की रिपोर्ट वगैरह अपलोड होती है, सब चीज़ें अपलोड होती हैं। करी है बैठ के, बस यही है और क्या है सर, और कुछ नहीं है, बाकी ये सब बकवास है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के बिजनेस में है, उन्हें ये रूल्स जो है फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये लिख दिया है, आप याद नहीं रखेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी सी बात लिखी हुई है बस। जिन कंपनियों पर सब सेक्शन 1 लगता है और रूल्स लगते हैं, उस केस में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स को फाइल करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस करा। इवन इफ वो इस क्राइटेरिया से बाहर भी चले जाते हैं, एक बार फाइल कर दिया तो फाइल करते रहेंगे सक्सीडिंग ईयर्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा आपको पता है, आप 30 दिन में जो है फाइल करते हैं ROC के पास, और ROC जो है उसे एक तरह से जो है प्रोविजनल जो है मानकर जो है रख लेता है। और जब एक्चुअली में होती है AGM, जिसमें AGM या फिर जो भी मीटिंग होती है जिसे आप एडजॉर्न मीटिंग बोलते हैं, जिसमें एक्चुअली में अडॉप्ट किया जाता है, तो उसमें आप जो है अडॉप्ट कर लेते हैं और 30 डेज में आप फिर फाइनल वाले भी फाइल करते हैं। जो 1% कंपनी है उसको जो है उसके जो मेंबर हैं अडॉप्ट करेंगे, एक ही बंदा होगा अडॉप्ट कर लेगा। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 180 डेज में जो है आपको फाइल करना जरूरी है। जिन कंपनियों की सब्सिडरीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई सब्सिडरी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो डेफिनेटली आप जो है कंसोलिडेट तो करेंगे ही। आप अपनी रिपोर्ट जब बनाएंगे तो उसमें सब्सिडरीज के अकाउंट्स भी कंसीडर करेंगे, तभी तो आपकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनेगी। तो उसके लिए तो डेफिनेटली आप जो है अकाउंट्स उसको मंगाएंगे और बनाएंगे भी, और साथ में आप इसको सबमिट भी करेंगे ROC के पास। और यदि ये किसी और लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर कर सबमिट करेंगे साथ में। अगर इस कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी नहीं है उस कंट्री में जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, तो उस केस में माना जाएगा कि ये रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो गई है, अगर आपने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अनऑडिटेड है वो जो है फाइल कर दिया है और साथ में डिक्लेरेशन फाइल कर दी है कि हाँ ऑडिट होना जरूरी नहीं है। एक सर्कुलर भी आया है इसका जो कहता है, सेम बात कहता है कि जो इसका फॉर्मेट होगा फॉरेन सब्सिडरी का, जितना हो सके उतना कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट के इनलाइन में होगा, और जहां पर आप इनलाइन में नहीं ला सकते हो वहां पर आप बताएंगे कि जो डेविएशन है उनका रीज़न क्या है, क्या क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे एक वन्ना लिमिटेड है जो इंडिया की कंपनी है, जिसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर। उसकी कुछ एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर्स भी हैं। फॉर द पर्पज ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड March 19, अब March 21 ले लेना, द कंपनीज मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड इट्स फॉरेन सब्सिडरी जो कि इटली में है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें भेजें ताकि हम उसे कंसोलिडेट कर पाएँ। जो इटली वाली कंपनी है उसकी जो इटली में जो सब्सिडरी है उसने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोकल लैंग्वेज में बनाई है, एंड द सेम इज़ प्रोवाइडेड टू इंडियन पेरेंट विच इज़ अनऑडिटेड, बिकॉज उन्हें अपनी कंट्री में जितना उनका टर्नओवर है उस बेस पर उन्हें ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए कि इंडियन पेरेंट इसको कैसे डील करे। तो जो वन्ना लिमिटेड है वो अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेंगे, जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंडिया में, अलाइन करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज से जो कि हमने अपनी मेन हेडर कंपनी के लिए फॉलो करी है, वही अकाउंटिंग पॉलिसीज से हम उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि फिर हम दोनों को प्लस कर कर जो है कंसोलिडेट कर पाएँ, सभी सब्सिडरीज को कंसोलिडेट कर पाएँ। तो सबका डेफिनेटली जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह सब में सेम होगी, तभी कंसोलिडेशन हो पाएगा। फर्दर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 137 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वन्ना लिमिटेड जो है उसे फाइल करनी पड़ेगी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इटालियन सब्सिडरी कंपनी अलॉन्ग विद अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट। डिक्लेरेशन क्या फाइल करनी पड़ेगी कि भैया ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इटली वाली लैंग्वेज में है और अनऑडिटेड है, क्योंकि उस कंट्री में जो है हमें जो है ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ में एक ट्रांसलेटेड कॉपी भी सबमिट करेंगे जो कि इंग्लिश में होगी।
ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इंग्लिश, वो भी सबमिट करेंगे। फर्दर जो फॉर्मेट होगा जो अकाउंट्स का फॉर इटालियन सब्सिडरी कंपनी शुड बी एज फार एज पॉसिबल विल बी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो जो रीज़न है डेविएशन का कि कंपनीज एक्ट कुछ और बोलता है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अलग तरीके से है, तो जो भी रीज़न होगा वो आप बताएंगे ये डेविएशन है हमारे एक्ट में और जो उन्होंने फॉलो किया है उसमें ये डेविएशन है। जनरली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली मेरे पास ऐसा कोई केस आया नहीं है, क्योंकि फिर ये फॉरेन क्लाइंट हो जाते हैं जिनकी फॉरेन में सब्सिडरी है। तो आपका एक्ट में तो बहुत बातें लिखी हुई है, बट प्रैक्टिकली सारी बातें आपको अपनी लाइफ में नहीं देखने मिलेगी अनलेस एंड अनटिल आप सिर्फ कंपनी लॉ का ही काम करते हैं, कंप्लाइंसेस का काम करते हैं, और आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं जिनकी सब्सिडरीज बाहर है। अगर एजीएम नहीं होती तो डेफिनेटली जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी उस दिन के 30 डेज में आप फाइल करेंगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके। और जहाँ भी आप फाइलिंग करेंगे वहाँ पर आप फीस ज़रूर देंगे, फीस आप ज़रूर देंगे। पेनल्टी जो है यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। सेक्शन 137 सब सेक्शन 3 की पेनल्टी है वो ये दे रखी है। अगर आप नहीं फॉलो करते जो इस सेक्शन के प्रोविजंस हैं तो उस केस में जो कंपनी होगी उसे 1000 रुपीज़ हर दिन का देना पड़ेगा, पर 10 लाख से ज़्यादा उसे फाइन नहीं देना पड़ेगा, पेनल्टी नहीं लगेगी। और जो आपके ऑफिसर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, सीएफओ होगा अगर है तो, और अगर ये नहीं है तो उस केस में जो डायरेक्टर जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और अगर ऐसे किसी डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है तो सभी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे और उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक। फाइन देना पड़ सकता है जो 1 लाख से 5 लाख तक होगा, या दोनों भी हो सकता है। हम हर जगह पढ़ते हैं कॉन्ट्रावेंशन पर ये पेनल्टी है, ये पेनल्टी है, ये पेनल्टी है। मैं कहता हूं कि अगर हम पेनल्टीज को याद ही ना करें और पूरे पेपर में जो है 4-5 नंबर की पेनल्टीज आ जाए 4-5 नंबर की पेनल्टीज, तो क्या उखाड़ लेंगे भाई। इतनी कंफ्यूजन है, पेनल्टीज को रटे हम, क्यों रटे हम, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पेनल्टी लगेगी तो लगेगी, अब कितनी लगेगी वो सब में अलग अलग अमाउंट है, कंपनी को कितनी है, डिफॉल्टिंग ऑफिसर को कितनी है। तो अगर मैं होता आपकी जगह पे मैं डेफिनेटली पनिशमेंट जो है उसको याद नहीं रखता, भले ही एमसीक्यू में एक क्वेश्चन क्यों ना आ जाए 2 नंबर का कि भैया ये पनिशमेंट है आपको बतानी है। हाँ, जनरल जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं रखता है जो बार बार पूछी जाती हैं, कुछ 5-10 जो है पेनल्टीज़ को मैं एक लिस्ट बना देता है, ये 10 पेनल्टीज़ हैं पूरे कंपनी लॉ में और वो 10 पेनल्टीज़ मैंने रट ली है, उसके अलावा नहीं पढ़ी है। ये 5-7 पेनल्टीज़ मैंने रट ली है, वट एवर द थिंग में भी जो आपको सही लगे। उसके बाहर आया तो ठीक है भाई, मैं रिस्क ले रहा हूँ 2 नंबर का 3 नंबर का जो भी है, बट मैं ज़बरदस्ती जो है अपने दिमाग पर जो है एफर्ट नहीं डालूंगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि जो है मैंने कंपनी लॉ का जो है फुल फ्लैज बैच ले लिया है। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से वो कभी नहीं आने वाला। अब जो भी थ्योरी सब्जेक्ट होगा उसका मैं कभी भी फुल फ्लैज बैच आगे ज़िंदगी में नहीं निकालूंगा, क्योंकि भले ही मैं आपको स्टडी मटेरियल करा दूँ जो शायद कहीं पर अवेलेबल नहीं है, फ्री में भी नहीं है, पेड में भी पूरा नहीं होगा शायद, जहाँ तक मुझे पता है। पूरा जो 1 to 1 एक एक पैराग्राफ, एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन, अब चाहे उसमें आपको लगे हाँ चलो समझ में आ रहा है, बाद में देखोगे लगेगा नहीं बहुत सारा है, नहीं हो रहा, वो एक अलग मुद्दा है कि भैया चलो ठीक है 10-10 पेजेस करके जब 100 पेज हो गए तो लगा अरे अब क्या करें, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कर लिया ना, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एक एक पैराग्राफ डिस्कस करे जा रहे हैं। अब आप अगर इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको जो है काफ़ी चीज़ें जो है याद रहेगी, बट फ्यूचर में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी सारे क्वेश्चंस आपको मटेरियल के कराऊंगा, थ्योरी में भी आपको मटेरियल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पर मैं जो है स्टडी मटेरियल से जो है आपको डायरेक्टली कभी नहीं पढ़ाऊंगा आगे। और उसका मैं डिस्क्लेमर डालूंगा कि भैया हम ये नहीं लिख रहे हैं कि हम आपको फुल फ्लेज बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्यूचर में मैं लिखूंगा क्रैश कोर्स फास्ट ट्रैक, जिसमें एसएम के क्वेश्चंस तो सारे होंगे, 100% होंगे। वो तो मेरी यूएसपी है कि भाई एसएम तो करवाना है, क्वेश्चंस तो सारे कराने, पर जो ये वर्डिंग है लाइन बाय लाइन, ये जो फालतू की चीज़ें हैं, मैं कहूँगा भैया मैं 80 मार्क्स की कवरेज दूंगा आपको, 50% पढ़ाऊंगा, 80 मार्क्स की कवरेज दूंगा, इररिलेवेंट सब हटा दूंगा, सब कुछ हटा दूंगा। बिल्कुल एक कुंजी जिसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे समझने के लिए, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस होंगे। सिंपल सा बनाकर चलेंगे हम आगे फ्यूचर में, जो मैं अभी लर्न कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी लॉ मेरा पहला बैच है। टैक्सेशन में कई बैचेस पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी सारे पढ़ा चुका हूँ बैचेस। कॉस्ट अकाउंटेंसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऑडिट मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ऑडिट में मैंने काम किया है 2.5 साल, वो मेरा बैच आया है, बहुत अच्छा है। बट कंपनी लॉ इज सीरियसली थोड़ा बहुत काम किया है, XBRL का काम किया है, कॉर्पोरेट में फाइलिंग वगैरह का थोड़ा बहुत काम किया है। जब ऑडिट पे जाते हैं तो जब उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं उन्हें इंस्पेक्ट करना, वो सब काम किया है। क्या क्या रूल्स वगैरह हैं, प्रॉपर फाइलिंग हुई नहीं उसे चेक करा है, तो ऑडिट में भी इसका थोड़ा सा रोल प्ले किया है, और वैसे भी
XBRL वगैरह की फाइलिंग भी करी है, क्योंकि ऑडिट और ये जुड़ा हुआ है। कंपनियों की ऑडिट होती है तो कंपनी लॉ में लिखा है तभी तो होती है ना। तो वो मेरा थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, बट स्टिल कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया है, प्रैक्टिकली कराया है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, बट स्टिल जो है मैं इसको जो है फ्यूचर में जो है इसका समरी ही मैं पढ़ाऊंगा आगे। समरी चाहे कुछ भी हो जाए, समरी आएगी, एक एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, बात खत्म, बस 80% कवरेज लिख देंगे। एग्जाम्पल है AGM ऑफ आर लिमिटेड जो है, एनुअल रिटर्न AGM ऑफ आर लिमिटेड फॉर लेइंग दी एनुअल अकाउंट्स देयर एट फॉर द ईयर एंडेड March 18 March 21 कर लेना यार, वॉज नॉट हेल्ड, AGM हुई नहीं, क्या रेमेडी है बताइए। तो देखिए अगर हुई नहीं है तो उस केस में भी जिस दिन हो जानी चाहिए थी उस दिन के बाद 30 डेज में आप फाइल कर देंगे, तो 30 अक्टूबर तक आप फाइल कर देंगे फीस के साथ, फीस के साथ आप फाइल कर देंगे। नहीं हुई, हो जानी चाहिए थी, आप फाइल कर देंगे, बस ये लिखा है। Therefore, under the provision of Section 137, subsection 2, financial statements along with the documents required to be attached under the Act, duly signed along with the statement of facts and reasons for not holding the AGM, reasons भी साथ में आप देंगे डेफिनेटली कि आपने AGM क्यों नहीं करी, जो हम पहले कर चुके हैं वही लाइनें दोबारा लिख दी है। आप ROC को 30 डेज में फाइल कर देंगे, फीस के साथ फाइल करेंगे, 30 अक्टूबर तक फाइल करेंगे। विल इट मेक अ डिफरेंस in case annual accounts were duly laid before the AGM held on 27th September 2018 but the same were not adopted by the shareholders? अडॉप्ट नहीं करा तो भी 30 दिन में ROC को फाइल कर दो, वो जो है प्रोविजनल बेस पर जो है उसको रखेगा। Shall take them in his record as provisional till the financial statements are filed with him after its adoption in the adjourned AGM for that purpose. तो जब एडजॉन मीटिंग होगी उसके बाद जब फाइल करेंगे तो वो फाइनल हो जाएगा, पर एटलीस्ट आपने जो है AGM आपने करी, आपकी मीटिंग हुई, आपने अडॉप्ट नहीं करा तो आप प्रोविजनल बेसिस पे फाइल करेंगे, AGM ही नहीं हुई तो भी फाइल करेंगे और रीज़न बताएंगे। तो 30 दिन में फाइल करना जरूरी है। अल्टीमेटली निष्कर्ष ये निकलता है, सारी बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि कुछ कंपनीज को XBRL में फाइल करना होता है और बाकी सबको 30 दिन में फाइल करना होता है, चाहे वो प्रोविजनल हो, चाहे AGM नहीं हेल्ड करी हो, चाहे AGM हेल्ड करी हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटेल्स वगैरह जो लगती है साथ में अनेक्स होती है वो सब। अब जो है नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें मेरा वीडियो तो नहीं आएगा, बट मैं आपको ये जो कंसोलिडेशन वाली चीज़ है, CSR तो हम कर चुके हैं ना, यहाँ पर देखिएगा कंसोलिडेशन वाली जो चीज़ है ये यहाँ तक हम कर चुके हैं डिस्कस। कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बस यहीं तक करेंगे। कॉन्ट्रावेंशन अगर होगी तब क्या होगा, यहाँ तक हम करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है बाकी की जो है थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, और एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आज आपको करवा कर रहूँगा। जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेशन का मतलब मालूम है क्या आपको, क्या होता है? अगर A लिमिटेड है और A लिमिटेड के पास कुछ सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, कोई एसोसिएट कंपनी है, उस केस में क्या होगा, ये जो कंपनियां बनी हैं, ये जो एसोसिएट है, ये जो जॉइंट वेंचर है, इनके अलग अलग अकाउंट्स तो बनते ही होंगे। A लिमिटेड के जो है अलग अकाउंट्स बनेंगे जिसके एसेट साइड पर आएगा इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने इन कंपनीज में करी है, B लिमिटेड, C लिमिटेड, D लिमिटेड, जो कि इनकी सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है। अब इस केस में क्या होगा कि A लिमिटेड को अपने फाइनेंशियल तो देने होंगे जिसमें A लिमिटेड के बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स आ रही होगी इन कंपनीज में, साथ ही में A लिमिटेड को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने होंगे जिसमें एसेट जब लिखा होगा तो उसमें इसका एसेट, इसका एसेट, इसका एसेट, इसका एसेट सब प्लस करके लिखा होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इस इन्वेस्टमेंट की जगह पर जितना जितना यहाँ पर जो आ रहा है बैलेंस शीट में, P&L में, वो यहाँ कंसोलिडेट हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, और A लिमिटेड का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो एक प्रकार से A लिमिटेड का रेवेन्यू प्लस उसकी सब्सिडरीज का रेवेन्यू, जॉइंट वेंचर एसोसिएट का रेवेन्यू, आप समझ लीजिए, सब क्लब होकर जो है दिखाया जाएगा। ये मैंने आपको सिर्फ लेमैन की लैंग्वेज में समझाया है, क्योंकि जो है कंसोलिडेशन कैसे होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, वहां पर आप पढ़ेंगे कि एसोसिएट में क्या होता है और जॉइंट वेंचर में क्या होता है। कंसोलिडेशन कैसे होता है वो हमारा विषय नहीं है, वो अकाउंटेंसी का टॉपिक है। मैं सिर्फ आपको लॉ के पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूं कि जहां कंपनी के पास एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज होती है वहां पर कंसोलिडेशन किया जाता है, किया जाएगा सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके,
जो कि हेडर कंपनी ने फॉलो करे हैं, उसी जो है सेम लाइन पर जो है सभी कंपनीज को कंसोलिडेट किया जाएगा और अपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग है वहां पर जो है इसे लीड किया जाएगा। इतना ही लिखा है सर? हाँ जी लिखा है। साथ में कंपनी जो है शुड ऑल्सो अटैच with its financial statements a separate statement containing the salient features of the financial statement of its subsidiaries in form AOC1 as per rule 5। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी लगेगी, साथ में जो इनकी सब्सिडरीज हैं उनके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो AOC1 फॉर्म में लगेंगे। AOC1 फॉर्म क्या होता है आप गूगल कर देख सकते हैं, कोर्स में नहीं दे रखा है। कंसोलिडेशन का जो मैनर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कैसे करना है, और जो सब्सिडरी है उसकी डेफिनेशन में एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर दोनों आते हैं। तो यहाँ जो सब्सिडरी वर्ड आया है उसमें दोनों ही इंक्लूड कर लिए गए हैं। जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होगी उसमें आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगे, जहां पर कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। वे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी जो है सब पर नहीं लगते हैं, कुछ कंपनीज पर नहीं लगते, कुछ को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो उस केस में सफिशिएंट रहेगा अगर आप शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बना लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इतना जानना जरूरी है कि शेड्यूल 3 के हिसाब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख लेनी है, कंसोलिडेशन करना जरूरी है अगर आपकी सब्सिडरी वगैरह है और एजीएम में आप उसे प्रेजेंट करेंगे। दूसरा आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगे। तीसरा सब्सिडरी में जो है एसोसिएट और जॉइंट वेंचर आते हैं। ये 3 बातें आपको लिखनी है। तो जितना मैंने पढ़ाया वो 3 लाइन में आप लिख सकते हैं। तो जब मैं समरी दूंगा, वन डे रिवीजन दूंगा, तो वहां पर यही कर दूंगा, इतना रिफाइनमेंट कर दूंगा, बस इतना ही करना है, आपके नंबर मिल जाएंगे आपको। एग्जेम्पशंस फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मान लेते हैं कि आप ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की सब्सिडरी है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड की सब्सिडरी है सी लिमिटेड। तो यहाँ ये बोला गया है कि भाई देखिए सी लिमिटेड को तो कंसोलिडेशन करना नहीं होगा, ये तो खुद ही सब्सिडरी है, इसके नीचे और कंपनीज नहीं है। बी लिमिटेड जो है उसे कंसोलिडेशन करना चाहिए क्योंकि उसके पास सब्सिडरी आ रही है और उसे अपने अकाउंट्स और सब्सिडरी के अकाउंट्स मिलाकर दिखाने चाहिए। अपने अलग से भी दिखाने चाहिए जिसे स्टैंड अलोन बोलते हैं, और साथ में भी दिखाने चाहिए जिसे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बोलते हैं। दोनों ही एनुअल रिपोर्ट में दिखाई जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बी लिमिटेड कंपनी लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं है, और साथ में ये किसी और कंपनी की सब्सिडरी है, ए लिमिटेड की सब्सिडरी है, तो इस केस में हमें मालूम है कि इसमें तो ए लिमिटेड जो है वो भी कंसोलिडेशन करेगी, और वो कंसोलिडेशन जब करेगी कंपनी तो उसमें बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों को इंक्लूड कर लेगी। तो इस केस में अगर बी लिमिटेड मेरी जो है एक तरह से इंटरमीडिएट जो है सब्सिडरी कंपनी है, इसके ऊपर एक और है होल्डिंग कंपनी और ये लिस्टेड भी नहीं है, साथ में जो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर होंगे उसमें ए लिमिटेड के अलावा जो शेयर होल्डर होंगे उनकी परमिशन मिल जाती है कि कंसोलिडेशन हम नहीं करेंगे, उन्हें हम भेजते हैं राइटिंग में, प्रूफ ऑफ डिलीवरी साथ में हमारे पास रहता है कि हाँ भाई पहुंच गया उनके पास, और वो ऑब्जेक्ट भी नहीं करते हैं कि ठीक है भैया हमें जरूरत भी नहीं है आपकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की। उस केस में आपको यहाँ छूट दी गई है, उस केस में छूट दी गई है, प्रोवाइडेड ए लिमिटेड जो है वो पूरी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है अपनी आरओसी में सबमिट करे। ये और बड़ी चेंज भी हो सकती थी बट मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है। पेपर में आएगा क्या? डोंट नो सर, आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। ये जो 3 बातें लिखी है ना कि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी नहीं है, आपकी एक और जो है कोई होल्डिंग कंपनी है, यानी आप किसी और की होली ओन्ड सब्सिडरी है, पार्टली ओन्ड सब्सिडरी है, और वो जो कंपनी है वो अपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आरओसी को सबमिट करते हैं। साथ ही में जो आपके अदर शेयर होल्डर हैं उनको आप परमिशन उनकी ले लेते हैं कि हम कंसोलिडेशन नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। 2 बार पढ़कर आपको बता दिया है। इसे आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ 2014 से 15 तक की जो है बात लिखी गई है, जो टाइम पीरियड जो है जा चुका है, और इसे आप इसलिए इग्नोर कर सकते हैं। जो भी प्रिपरेशन, अडॉप्शन और ऑडिट के प्रोविजंस हैं जो सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लगते हैं वो सारे प्रोविजंस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर लगेंगे कि आपको सबमिट करना जरूरी है, शेयर होल्डर को प्रेजेंट करना जरूरी है, अडॉप्ट करना जरूरी है, एजीएम में उसका ऑडिट कराना जरूरी है। सारे प्रोविजन जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी लगेंगे। जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया जाता वहां पर जो डेविएशन है वो डेविएशन उनका रीजन आपको बताना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन इट्स ओन और ऑन एन एप्लीकेशन बाय क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज वो चाहे तो किसी क्लास को एग्जेम्प्ट कर सकती है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाने से। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट कंपनीज है डिफेंस सेक्टर में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में उन्हें एग्जेम्प्ट किया हुआ है।
यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हम पैनल प्रोविजंस करते हैं कि जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट नहीं बनाते, उसको ऑडिट नहीं कराते, सबमिट नहीं करते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना नहीं करते, कुछ भी जो है प्रोविजन का उल्लंघन करते हैं, तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है जो फाइनेंस का है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, या एनी अदर पर्सन अगर ये सब नहीं है, यानी इनमें से जो जो अवेलेबल हैं वो सारे मेंशन्ड ऑफिसर को जो है फाइन लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स, मतलब या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, वो भी नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं है फाइनेंस का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी नहीं है, और किसी डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो वो भी नहीं किया हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो फिर सभी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अगर इनमें से किसी को भी दिया हुआ है, दायित्व दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये सारे ऑफिसर जिनका भी नाम दे रखा है, जो भी अवेलेबल है, वो सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फाइन हो सकता है 50,000 से 5 लाख रुपए का, या दोनों भी हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं। आपको मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, देखा करें, मैंने शायद पहले कभी दिखाई होगी, ऑडिट वाले में दिखाई थी, ऑडिट के बैच में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप देखें, उसके पीछे पीएनएल के बाद जो है नोट्स टू अकाउंट्स लगे होते हैं। वो नोट्स टू अकाउंट्स में एनेक्स्चर्स होते हैं और डिटेल होती है। उन नोट्स के नंबर बैलेंस शीट पीएनएल में यहाँ लिखे होते हैं, 1 2 3 4 करके नंबर का रेफरेंस होता है, जिसमें और इन डेप्थ डिटेल होती है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एबीसी लिमिटेड के, सर्कुलेट करना चाहते हैं अनऑडिटेड अकाउंट्स एजीएम में। बिफोर द एजीएम का मतलब ये नहीं कि एजीएम होने से पहले, इसका मतलब है बिफोर द एजीएम, मतलब एजीएम में, एजीएम में शेयर होल्डर के सामने, बिफोर शेयर होल्डर्स। क्या ये ठीक कर रहे हैं? क्या टीनेबल है क्या? दोस्तों देखिए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सर्कुलेट करनी होती है, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं, उसमें ऑडिटर की रिपोर्ट आती है, बोर्ड की रिपोर्ट आती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट आती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट आती है। तो ये जो है, ये इन्हें जो है, इनकी कॉपी जो है, साइंड कॉपी जो है, इन्हें एजीएम में देनी होती है, इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ ये अनऑडिटेड स्टेटमेंट को रखने का सोच रहे हैं, प्रेजेंट करने का सोच रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, टीनेबल नहीं है। इतना ही था सर, इतना ही था जी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा री ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, ये क्या होता है ज़रा देखेंगे हम। साथ में मैं आपको जो है ये भी कराऊंगा, वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और मैं आपको नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में भी बताऊंगा। तो ये हम सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी का जो बच गया वो नेक्स्ट क्लास में उसके करेंगे। तो 2 क्लास में आपका चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखते रहिएगा सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।